हाय गाइस, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। माय नेम इज़ वरुण प्रधान और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। यूके एपीओ एग्ज़ाम अगले हफ्ते शेड्यूल्ड है और उस एग्ज़ाम के सिलेबस में ये एक्ट आने वाला है, तो इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक्ट चूँकि थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। इतना आप सभी जानते हैं बहुत भली भांति कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, इसलिए हर स्टेट की अपनी एक पुलिस होती है। तो उत्तराखंड की पुलिस के सारे अफेयर से डील करता है ये एक्ट। ऑलराइट, तो आइए हम देखते हैं इस एक्ट के सारे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। क्या कहता है ये एक्ट? तो सबसे पहले इसका हम प्रीएम्बल देखें। जो कहता है ना, एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, regulation and management of the police, redefine its roles, duties and its responsibilities, and to enable it to function it as an efficient, professional, effective, accountable and people friendly responsive agency by taking into account the emerging challenges of policing, enforcement of rule of law, concern for security of a state and the people, good governance, human rights, etc. And this act is to be enacted by the legislature of state of Uttarakhand in 58th year of the Republic of India, that is 2008। ठीक है, तो ये इसका जनरल सा प्रियम्बल हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रोविजंस की तरफ। चैप्टर 1 जो है आमतौर पर प्रिलिमिनरी होता है, वही है। सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड उत्तराखंड पुलिस एक्ट ऑफ 2007। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? ये पूरे स्टेट ऑफ उत्तराखंड में अप्लाई होगा। ठीक है, और इसका एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी होगा। यदि स्टेट की पुलिस स्टेट के बाहर डिप्लॉय की गई है तो वहाँ भी ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, रेवेन्यू पुलिस एरिया। ठीक है, रेवेन्यू पुलिस एरिया क्या होगा आगे हम देखेंगे। ठीक है, और थर्ड क्लॉज कह रहा है इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट एज द स्टेट एक्सेप्ट द रेवेन्यू पुलिस एरिया, यानी कि पूरे स्टेट में एक्सेप्ट रेवेन्यू पुलिस एरिया में ये फोर्स में रहेगा। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनीशन जो हमें देखनी है वो है 2B में कैटल। कैटल में एक इंक्लूसिव डेफिनीशन है, काउ, बफेलो, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, एसेस, म्यूल्स, शीप, गोट, स्वाइन एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की वही डेफिनीशन होगी जो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में दी हुई है। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होगी स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए भी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जानते ही हैं, डीएम को कहते हैं, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, वही डेफिनीशन होगी डीएम की जो सेक्शन 20 सीआरपीसी में दी हुई है। फिर आ जाएं डिविजनल कमिश्नर पर। तो आप जानते हो कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक डिवीज़न बनाया जाता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर हैंडल करते हैं। तो कमिश्नर कौन होगा? वही डेफिनीशन होगी जो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। आ जाते हैं जी पर। जी कहता है डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प सरल भाषा में जिनको आप मेड कहते हैं या सर्वेंट कहते हैं वो लोग होते हैं। एच बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी को आप विद्रोह या अलगाववाद भी कह सकते हैं। सो इट मीन्स एंड इंक्लूड्स waging of armed struggle by a group or section of population against the state। अंडरलाइन करने वाली बात है अगेंस्ट दी स्टेट। देयर शुड बी एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट दी स्टेट, और इसमें इंक्लूसिव होगा सेपरेशन फ्रॉम पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये प्रॉब्लम एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। अलगाववाद बेसिकली इंडियन टेरिटरी में से कुछ हिस्सा इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कराने के लिए जो आर्म्ड स्ट्रगल होता है उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। देन इंटरनल सिक्योरिटी, ये तो बड़ा सिंपल सा टर्म है। स्टेट की जो सिक्योरिटी होगी विद इन दी स्टेट, जो एंटी नेशनल फोर्सेस से लड़ना है एक्सेट्रा, उसको इंटरनल सिक्योरिटी कहेंगे। फिर आ जाते हैं जे पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है।
जो बात करती है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की। मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी किसी ग्रुप के द्वारा जो कैसे हो, एक्सप्लोजिव, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म्स या अदर लीथल वेपन्स या हैजार्डस सब्सटेंस जैसे गैस, जैसे पॉइजन एक्सेट्रा, किस पर्पस से? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम आपने अक्सर कश्मीर इशू से रिलेटेड ये टर्म सुना होगा। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके लिए वो वॉयलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, फायर, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा से, उनको मिलिटेंट्स कहते हैं। आप इसको बिल्कुल टेररिज्म जैसे ही समझ सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं मॉरल टर्प्टिट्यूड। मॉरल टर्प्टिट्यूड का मतलब होता है ऐसे क्राइम्स जिसमें या तो चीटिंग, फोर्जरी, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन वगैरह है, या वेमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जैसे ऑफेंडिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, या फिर स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं जो चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी में दिए हुए हैं, वो सारे मॉरल टर्प्टिट्यूड के ऑफेंसेस माने जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम पर। ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं माफिया या अंडरवर्ल्ड। ठीक है, माफिया या अंडरवर्ल्ड, तो वो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक ऐसा क्राइम जिसका एक पूरा नेक्सस हो, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जिसको कमिट किया जा रहा हो, वो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, एक ग्रुप या नेटवर्क ऑफ पर्सन एक कॉमन इंटेंशन में काम कर रहे हों अनलॉफुल गेन के लिए, और जिसमें वायलेंस या थ्रेट का भी यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया सरल भाषा में अंडरवर्ल्ड। फिर आ जाए पी पर, पी फॉर पुलिस। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं पुलिस ऑफिसर का मतलब होगा कौन कौन लोग, इंडियन पुलिस सर्विस वाले ऑफिसर्स, उत्तराखंड पुलिस सर्विस वाले ऑफिसर, या फिर उत्तराखंड पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस वाले ऑफिसर, वो सब पुलिस ऑफिसर में आ जाएंगे। क्यों पर आते हैं पुलिस पर्सनल, इसका मतलब होता है सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर या ऐसे व्यक्ति जिनको डीजीपी अपॉइंट करता हो। ठीक है, या फिर डीजीपी से नीचे रैंक का कोई अधिकारी अपॉइंट करता हो, वो सब पुलिस पर्सनल में आ जाएंगे। फिर ऐस बात करता है पब्लिक प्लेस की, बहुत जनरल सी डेफिनेशन है, जो पब्लिक एक्सेस के लिए जो जगह होंगी वो पब्लिक प्लेसेस में आएंगी। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस देख लेते हैं। तो अगली इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन जो हमें देखनी है वो है ZA टेररिस्ट एक्टिविटी। मज़ेदार बात ये है फ्रेंड्स कि अब तक वर्ल्ड कम्युनिटी किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाई है कि टेररिस्ट एक्टिविटी आखिर किसको कहा जाए। एक कोई भी कॉन्क्रीट डेफिनीशन टेररिज्म की या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम यहाँ भी है, बिकॉज a person may be terrorist to one particular class and the same person may be hero to other class. That is why it is very tough to define a terrorist or terrorist activity. Still इस एक्ट में कोशिश की गई है। तो वो सारे पर्सन या ग्रुप जो एक्सप्लोजिव या इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म, लीथल वेपन, नॉक्शियस गैसेस या दूसरे केमिकल या हैजार्डस नेचर के सब्सटेंस को यूज़ करें, किस चीज़ के लिए? स्ट्राइक टेरर, आतंक फैलाने, डर का माहौल बनाने के लिए समाज में, या फिर एक इंटेंट हो टू ओवरओ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ, एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश जो लोग करें बाय मीन्स ऑफ वेपन्स, उनको कहेंगे टेररिस्ट। ठीक है, फिर ZB पर आ जाते हैं, विक्टिम। विक्टिम की डेफिनीशन आपने CRPC में भी पढ़ी होगी, WA में लगभग वही डेफिनीशन है। विक्टिम का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको किसी तरह की इंजरी या लॉस या फिर हार्म हुआ हो। दैट इंजरी कैन बी फिजिकल और मेंटल, इट कैन बी इमोशनल सफरिंग, इकोनॉमिक लॉस, सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और एनी एक्ट और ओमिशन विच वायलेट्स एनी लॉ विच इज़ ऑपरेटिव इन उत्तराखंड, वो सारे लोग विक्टिम में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं विटनेस पर। विटनेस यानी कि गवाह, साक्षी, हु मेड अ स्टेटमेंट और हु हैड
given or agreed to give evidence in relation to commission of any offense, or any person or in relation or associated to such person referred in clause A, ठीक है, और a person who may require protection under this act, वो होगा witness, ठीक है। और एक important नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे वर्ड्स जो इस एक्ट में यूज़ तो हुए हैं लेकिन डिफाइंड नहीं है, उनकी मीनिंग वही होगी जो या तो आईपीसी में दी हुई है या सीआरपीसी में। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि सीआरपीसी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये एक्ट समझने में आपको खासी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रोविजंस देखते हैं। चैप्टर 2 पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। बड़े जनरल से प्रोविजन यहाँ पर हैं। सेक्शन 3 बात करता है देयर शैल बी अ पुलिस फोर्स इन द स्टेट, ठीक है भाई, अच्छी बात है, स्टेट की ही पुलिस यूजुअली होती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, अगला इसका सबसेक्शन कहता है द पुलिस फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड मेंबर्स एंड हैव सच ऑर्गेनाइजेशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब। तो यहाँ से आप एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखो, पुलिस फोर्स किसके कंट्रोल में होगी? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, ठीक है। लेकिन इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है स्टेट की पुलिस का? तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर पुलिस में होता है उसको कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। सेक्शन 4 देखते हैं, पुलिस रेंज। पुलिस रेंज क्या होती है? तो एक स्टेट को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में डिवाइड कर दिया जाता है और यूजुअली ऐसी पुलिस रेंजेस के इंचार्ज होते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स एंड पुलिस रेंज शैल वेस्ट इन एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी ऑफ पुलिस। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल से नीचे रैंक का अधिकारी नहीं होगा जो पुलिस रेंज का इंचार्ज होगा, ठीक है। फिर स्टेट हो गया, स्टेट के बाद रेंज हो गया। रेंजेस को हम डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है भाई? तो एसपी साहब, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ठीक है, जो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? डीएम साहब के, है ना, जिनको हम सरल भाषा में कलेक्टर साहब भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि कलेक्टर वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, डीएम वर्ड ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो ये दोनों मिलकर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। 6th सेक्शन कहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल सेल्स की, कि भाई स्पेशल सेल्स बनाई जा सकती हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्राइम से डील करने के लिए। किसके पास पावर होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े हम पुलिस स्टेशन पर, थाना जिसको हम कहते हैं। सो कौन डिवाइड करता है भाई थाने? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके थाने में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कई सारे थाने मिलकर बनाते हैं क्या? सर्कल, ठीक है, सर्कल। और एक सर्कल में कम से कम 2 पुलिस स्टेशन होते हैं। यदि आप लोगों ने जय गंगाजल फिल्म देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर था डीएसपी भोलानाथ सिंह का, डीएसपी बीएन सिंह, जिनको सर्कल बाबू के नाम से उस फिल्म में बार बार बुलाया जाता था। तो सर्कल बाबू यानी कि an officer who is in charge of a circle, and what is circle? 2 or more पुलिस स्टेशंस का ग्रुप, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन को कौन हेड करेगा भाई? उसको हम आम भाषा में कहते हैं एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज, जो एसआई रैंक के अधिकारी से नीचे नहीं होगा, ठीक है, एसआई रैंक के अधिकारी से नीचे नहीं होगा। 8th आ जाते हैं रेवेन्यू पुलिस एरिया। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम जो है उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि रेवेन्यू पुलिस एरियाज कौन कौन से होंगे। कुछ खासा ऐसा पॉइंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 9th सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रेलवे पुलिस की बात करता है। रेलवे पुलिस का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कौन अपॉइंट करेगी? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। कैसे? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा
कुछ ऐसे एरियाज को रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, और इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? एसपी साहब के हाथ में होगा, ठीक है। और एक रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को एक या एक से अधिक सर्कल में डिवाइड किया जा सकता है, और ये सर्कल कौन हेड करेगा भैया? एएसपी या डीएसपी रैंक का अधिकारी, ठीक है। उसके नीचे क्या आ जाएगा? उसके नीचे आ जाएगा थाना, ऑफ कोर्स, पुलिस स्टेशन। तो एक कई सारे थानों को डिवाइड कर सकते हैं, और थाने का इंचार्ज कौन होगा भाई? एन ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ एसआई, ठीक है। ये था रेलवे पुलिस, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सेम ही है। सेक्शन 10 बात करता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। इंटेलिजेंस खुफिया विभाग जो आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट देता है, वो उस तरह का एक डिपार्टमेंट बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे सेंटर लेवल पर आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ आदि होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पर भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो सकता है। 11th बात करता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की, सीआईडी। ऑफ कोर्स आप सभी ने ये शो देखा होगा सोनी टीवी पर, दया कुछ तो गड़बड़ है वाला, वही सीआईडी की बात कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। अगेन ये एक तरह का थंब रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, तो सारे अपॉइंटमेंट या डेजिग्नेशंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। सीआईडी बना सकती है स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए। और इसमें डीजीपी साहब का भी योगदान हो सकता है, कोई खास पॉइंट ऐसा नहीं है इसमें। फिर आ जाते हैं 12th पर, स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स। स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स भी बनाई जा सकती है। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ लो, मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा है जो नक्सलाइट अफेक्टेड स्टेट है, तो वहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट से कर्ब करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जा सकती है। या फिर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें इंसर्जेंसी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंसर्जेंसी के अगेंस्ट स्पेशलाइज पुलिस फोर्स बनाई जा सकती है। बस उसी की बात कर रहा है। कौन बनाएगा? वही स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। उसके पावर फंक्शंस भी अगेन वही डिटरमाइन करेगा, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा सब स्टेट गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सपोज उत्तराखंड में कोई एक स्पेशलाइज पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट वो बना सकती है। सेक्शन 13 पर आ जाते हैं। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर वगैरह वगैरह की। इसके लिए कुल मिलाकर आप इतना याद रखो, सेक्शन 13 आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात करता है, ठीक है। एक स्पेशल आर्म्ड पुलिस की यूनिट भी बनाई जा सकती है, ठीक है। आर्म्ड पुलिस की यूनिट्स या बटालियंस बनाई जा सकती हैं, ये बात करता है सेक्शन 13। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बेयर सेक्शन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है जो आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात करता है। सो दैट इज़ सेक्शन 13। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और 14 देख लेते हैं। अगेन लगभग सेम बात कर रहा है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, सेक्शन 14 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि डीएम साहब से कंसल्ट करके एसपी साहब अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसके पहले तक हमने जो भी स्पेशल यूनिट्स पढ़ी हैं या बटालियंस पढ़ी हैं, वो ग्रुप ऑफ ऑफिसर हो सकते हैं। यहाँ पर एक इंडिविजुअल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये बात हो रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 15 पर। इतना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन नहीं है, इसको आप बस मेनली याद रख लीजिएगा। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स पुलिस की बढ़िया सी ट्रेनिंग होती है ना। उनकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी, ये सारी पॉलिसी कौन ले डाउन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे उनको ट्रेन करना है वगैरह वगैरह, कौन कौन से इंस्टीट्यूट होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी। 16 पर आ जाते हैं। 16 सेक्शन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है। एक ऐसा ब्यूरो होगा जो रिसर्च वगैरह करेगा कि भाई पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बेटर मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना।
तो उन उन ब्यूरो की बात कर रहा है ये। 17 सेक्शन बात करता है टेक्निकल सपोर्ट फोर्सेस की। इसको आप ऐसे समझ लो कि सपोज कोई साइबर रिलेटेड क्राइम है तो पुलिस विल रिक्वायर सम टेक्निकल असिस्टेंस, है ना। तो वैसे भी फोर्सेस बनाए जा सकते हैं। और देयर इज सम इशू रिगार्डिंग फॉरेंसिक, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई जा सकती है। सो ऐसे सारे टेक्निकल सपोर्ट फोर्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कंट्रोल कौन करेगा? डीजीपी करेगा, ठीक है। और लास्टली लीगल एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर, ऑफ कोर्स क्योंकि ये सारा मामला लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है तो लीगल एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और कोई भी काम बिना धन के संभव नहीं हो सकता, है ना। तो उसके लिए एक फाइनेंशियल कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी अपॉइंट हो सकते हैं। ये सारा चैप्टर 2 में था। अब हम बढ़ते हैं और चैप्टर 3 पर आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स कैसे होगा? तो बहुत जनरली हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये एक बहुत ही जनरल सी बात है। थंब रूल जैसे आप याद रखिएगा। कौन सुप्रिटेंडेंस करेगा पुलिस में? स्टेट गवर्नमेंट। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होगा? डीजीपी के हाथ में, ठीक है। तो 19th यही बात कर रहा है कि कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। सारा सुप्रिटेंडेंस पुलिस फोर्स का किसके हाथ में होगा? स्टेट गवर्नमेंट के। और स्टेट गवर्नमेंट ये सुप्रिटेंडेंस किसके थ्रू करेगा? डीजीपी के थ्रू। तो डीजीपी के पोस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है, सेक्शन 20 बात करता है कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ पुलिस फोर्स की पुलिस फोर्स के कंट्रोल, डायरेक्शन और सुपरविजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करेगा? डीजीपी अपॉइंट करेगा। डीजीपी कौन है भाई? पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी किसी भी स्टेट में, ठीक है। अब भाई डीजीपी कैसे अपॉइंट होंगे? सरल भाषा में समझ लो, सबसे सीनियर रैंक के आईपीएस ऑफिसर्स किसी भी स्टेट के डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, जिनकी बहुत ठीक ठाक सर्विस हो, जिनका बहुत ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस हो। ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स, और 2 बेसिस होते हैं इनके अपॉइंटमेंट के, सीनियरिटी कम मेरिट, दोनों ही चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। यही बात कर रहा है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि एक पैनल ऑफ ऑफिसर होगा, उस पैनल में से डीजीपी अपॉइंट किए जाएंगे। अब इस पैनल में कौन लोग होंगे? जो ऑलरेडी या तो डीजीपी के इक्विवेलेंट रैंक पर है या फिर सूटेबल है डीजीपी की पोस्ट के लिए, ऐसे लोगों की एक पैनल बनेगी। बेसिकली वही बात है, जो सीनियर रैंक के आईपीएस ऑफिसर्स होंगे उनकी एक पैनल बनेगी। एक प्रोविजियो यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रोविजियो को बहुत सरल भाषा में ऐसे जान लो, एक स्टेट में यूजुअली एक ही डीजीपी होता है, ठीक है। तो एक डीजीपी की पोस्ट होगी, तो एक डीजीपी की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जो नाम भेजे जाएंगे पैनल में, वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। यानी कि 3 लोगों की एक पैनल तैयार की जाएगी, 3 सीनियर अधिकारियों की, और उनका नाम भेजा जाएगा, ठीक है। उनका नाम भेजा जाएगा और उन्हीं 3 में से कोई एक अधिकारी डीजीपी बना दिया जाएगा, ठीक है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस हुआ था अपॉइंटमेंट और पुलिस रिफॉर्म एक्सेट्रा को लेकर। उस केस का नाम आप ज़रूर नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस केस का नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2006। प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कई सारे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे जो अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा को लेकर दिए गए थे। बेसिकली होता ये था, ये जो सीनियर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, डीजीपी एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पैट्रोनेज का आरोप लगातार लगता था कि स्टेट गवर्नमेंट मनचाहे ढंग से अपॉइंटमेंट करती है, कभी भी इनको हटा देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई सारे पिटिशन्स उसमें गई। फिर कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी से कंसल्ट करना चाहिए। फिर स्टेट्स ने कहा कि नहीं साहब, यूपीएससी के पास ना तो एक्सपर्टीज़ है और ना उनको जानकारी है हमारे स्टेट की, इसीलिए ये जो सीनियर रैंक के अधिकारी हैं इनको अपॉइंट करने के लिए यूपीएससी की कोई कंसल्टेशन नहीं लेनी। तो कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट और यूपीएससी के बीच में एक टसल चलता रहता था इन हायर रैंक के अधिकारियों को अपॉइंट करने के लिए, जिसका फाइनली सॉल्यूशन
प्रकाश सिंह वाले केस में आया था, उस केस का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वो, हो सकता है जीएस में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। थर्ड सेक्शन जो कह रहा है डीजीपी जो है मिनिमम 2 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा सब्जेक्ट टू सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन को सरल भाषा में हम कहते हैं रिटायरमेंट, ठीक है, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, ठीक है। तो सब यदि वो रिटायर हो जाते हैं तब एक अलग बात है, वरना लगभग 2 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी बात और जो शायद मिस हो गई थी सब सेक्शन 2 में, जो 3 लोगों का नाम एक पैनल में भेजा जाएगा, उन 3 में से एक किसी आदमी को अपॉइंट किया जाएगा एज अ डीजीपी। ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? सो ये अपॉइंटमेंट करती है एक स्क्रीनिंग कमेटी। उस स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, ये शायद मिस हो गया था, सो आई जस्ट रिपीटेड इट। एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो डीजीपी को अपॉइंट करती है, ठीक है। सब सेक्शन 4 जो है कहता है कि एक डीजीपी हटाया जा सकता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। कैसे? रिटन ऑर्डर में। लेकिन उस रिटन ऑर्डर में रीजंस स्पेसिफाई होंगे, और क्या ग्राउंड हो सकते हैं भाई उनको हटाने के? या तो वो कॉन्विक्ट हो गए हों किसी क्राइम में, या फिर इनकेपेबल हों अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में, चाहे वो कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस की वजह से हो, या फिर किसी हायर या सिमिलर पोस्ट पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में वो प्रमोट कर दिए गए हों, एलिवेट कर दिए गए हों, या खुद डीजीपी साहब ने रिक्वेस्ट की हो कि भाई मुझे हटा दिया जाए। इन सारी वजहों से 2 साल के पहले भी वो हटाए जा सकते हैं। सब सेक्शन 5 एक एक्सेप्शनल कंडीशन की बात करता है कि डीजीपी कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में भी हटाए जा सकते हैं। कब? जब ग्रॉस इनसफिशिएंसी या नेग्लिजेंस हो और एक प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया केस इस्टेब्लिश हो रहा हो सीरियस नेचर का, है ना। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये इस्टेब्लिश हो रहा हो प्राइमा फेसी कि भाई एक ग्रॉस नेग्लिजेंस या ग्रॉस इनसफिशिएंसी थी उनकी सर्विस में, तो भी वो हटाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सेक्शन पर जो कि है सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस की। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था डीजीपी सारा कंट्रोल और वो सब डीजीपी साहब करेंगे। सो subject to the approval of the state government, the DGP shall make regulation or issue order not inconsistent with this act or with any other law for the time being in force for। किन किन चीज़ों के लिए भाई डीजीपी रेगुलेशंस बना सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क performed by officers, determining the description and quality of arms, equipments, clothes, etc., selection of places of residence of member of police, regulation, deployment, movement and location of the police force, assigning duties to the officer of all ranks and grades, and prescribe the manner for the discharge of their functions, regulating and collection and communication of intelligence and info by the police, प्रिस्क्राइबिंग रिकॉर्ड्स, रजिस्टर फॉर्म्स एक्सेट्रा। बहुत जनरल सी बातें यहाँ पर दी हैं। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करेगा? डीजीपी हैंडल करेगा। लेकिन किसके अप्रूवल से? स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से। और किस चीज़ से कंसिस्टेंट होकर वो ये सारे रेगुलेशंस बनाएगा? इस एक्ट के या दूसरा कोई अन्य लॉ है जो फोर्स में है उसके अकॉर्डिंग्स में, ठीक है। अब आते हैं 22 पर। 22 बात करता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की। आर्टिकल 311 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बात करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो होंगी वो कैसे कंडक्ट होंगी? इस एक्ट के अंडर में बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से, ठीक है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, ठीक है, उसकी ये बात कर रहा है। बेसिकली यदि किसी पुलिस ऑफिसर ने कुछ इनडिसिप्लिन कर दिया है तो कैसे वो प्रोसीडिंग चलेगी, उसकी बात जो
आर्टिकल 311 में रेफर्ड है वो कैसे होगी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसिप्लिनरी पेनल्टीज पर कि यदि कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी इनडिसिप्लिन्ड पाया गया है तो क्या क्या पेनल्टीज उस पर हो सकती हैं और कैसे कैसे हो सकता है। तो एक एसपी रैंक का अधिकारी या उससे अबव रैंक का, है ना, एसपी रैंक या एसपी से हायर रैंक का कोई भी ऑफिसर पनिश कर सकता है। क्या क्या पनिशमेंट वो दे सकता है जी, वो दे सकता है रिडक्शन इन रैंक का पनिशमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, रिडक्शन इन सैलरी, विदहोल्ड ऑफ इंक्रीमेंट, विदहोल्ड ऑफ प्रमोशन। ये सारी पनिशमेंट डिसिप्लिनरी पेनल्टीज दे सकता है एसपी या एसपी से हायर रैंक का ऑफिसर। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 कहता है एनी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एसपी or above may award any of the following punishment to any non-gazetted police officer subordinate to him। non-gazetted police officers कौन होते हैं, समझ लो आईपीएस और स्टेट पुलिस सर्विस के अलावा जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सारे नॉन गैजेटेड पुलिस ऑफिसर होते हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड बिलो रैंक के, बेसिकली डीएसपी से बिलो रैंक के सारे अधिकारी नॉन गैजेटेड पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो उन सब के खिलाफ कार्यवाही कौन कर सकता है, एसपी या उससे हायर रैंक का अधिकारी। कौन कौन सी, फाइन लगा सकता है महीने भर की सैलरी के बराबर में, और बी रिपेरिमेंट और सेंशर, इनको सरल भाषा में आप कह सकते हो फटकार लगाना। ठीक है, बट ये फटकार ऐसी मौखिक नहीं होगी। ठीक है, ये फटकार कैसे होगी, लिखित भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है। सो इट इज बेसिकली सेंशर और रिपेरिमेंट मीन्स अ फॉर्मल कंडेमेशन ऑफ एनी इनडिसिप्लिन्ड एक्ट। ठीक है, ये सब कर सकता है एक एसपी रैंक का अधिकारी। सब सेक्शन 3 बात करता है डीएसपी रैंक के अधिकारी की। डीएसपी या उसके इक्विवेलेंट रैंक का अधिकारी भी रिपेरिमेंट और सेंशर कर सकता है किसी पुलिस इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, या इनसे नीचे के रैंक के अधिकारी को। ठीक है, फोर्थ सबसेक्शन कहता है एनी ऑफिसर ऑफ अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से हायर रैंक का अधिकारी क्या कर सकता है, माइनर पनिशमेंट दे सकता है। किनको, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स को। ठीक है, फिफ्थ सबसेक्शन कहता है एनी पनिशमेंट मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी लंबी चौड़ी सी बात की गई है, कुल मिलाकर छोटी सी बात ये है। सबसेक्शन 5 ये कहता है ये सारी डिसिप्लिनरी पेनल्टीज जो है ये एडिशनल होंगी। इसको आप एक उदाहरण से समझो, मान लो एक पुलिस अधिकारी मर्डर कर दे, तो जाहिर सी बात है कि मर्डर के चार्जेस उस पर फ्रेम होंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल सब होगा, नॉर्मल प्रोसीजर जैसा होता है। बट उसको उसकी पोस्ट से हटाया भी जा सकता है, तो ये डबल जीओपार्डी से हिट नहीं करेगा। डिसिप्लिनरी एक्शन इज नॉट पनिशिंग अ पर्सन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, वो एडिशनल होती है, ये बात कह रहा है सबसेक्शन 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 24 देखते हैं। सेक्शन 24 बात करता है पुलिस ऑफिसर ऑफ और अबव द रैंक ऑफ एसपी में प्लेस पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और बिलो सबऑर्डिनेट टू हिम अंडर सस्पेंशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, यानी एसपी या एसपी से ऊंची रैंक के अधिकारी के पास ही पावर है सस्पेंशन का। ठीक है, इनसे नीचे रैंक के अधिकारियों को सस्पेंड करने का पावर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। गंगा जल फिल्म देखी होगी, एसपी अमित कुमार क्या भड़ाभड़ सस्पेंड करते थे, कभी मंगनी राम को, कभी बच्चा यादव को। तो इससे आप याद रखिएगा कि एसपी या एसपी से हायर रैंक के अधिकारी ही सस्पेंड करते हैं, किसको, और इंस्पेक्टर या उनसे नीचे के रैंक के अधिकारी को। अब आते हैं सेक्शन 25 पर। सेक्शन 25 कहता है पुलिस ऑफिसर शैल इन एडिशन टू एनी अदर डेलिक्वेंट एक्ट और बिहेवियर एज स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट रूल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन द फॉलोइंग मिसकंडक्ट। कब कब भाई ये डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, कोई लॉफुल ऑर्डर को नहीं माना है, ड्यूटी को निगलेक्ट किया है,
इनसबऑर्डिनेशन या ऑपरेसिव कंडक्ट है, अनऑथराइज्ड या मैलिग्नेंट कंडक्ट है, या ड्यूटी से एब्सेंट है, कोई एक्ट ऑफ कॉवर्डिनेस कर रहा है जहाँ पर उससे बहादुरी की अपेक्षा की जाए वहाँ पर पीठ दिखाकर भाग रहा है, या मिसयूज़ कर रहा है राइट का, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर है, जो उसकी पोस्ट की डिग्निटी से बिल्कुल अलग है। इन सारे ग्राउंड्स पर ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 अपील की बात करता है कि भाई अपील कहाँ हो सकती है यदि ऐसे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो नंबर 1, यदि डीजीपी ने लिया है तो किसके पास अपील करोगे भाई? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, डीजीपी के अलावा किसी अन्य अधिकारी ने जो कि सबऑर्डिनेट होगा डीजीपी के, उसने ये एक्शन लिया है तो किसके पास होगी अपील? उस ऑफिसर के बिल्कुल इमीडिएट हायर रैंक पर जो होगा उसमें, जैसे एडीजीपी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसकी अपील डीजीपी के पास होगी, एसपी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसकी अपील आईजी के पास होगी, आईजी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसकी अपील कहाँ हो सकती है? एडीजीपी या डीजीपी के पास। ठीक है, 27 पर आ जाए। 27 बात करता है रेलवे एरियाज में पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर डीआईजी रैंक से कम का नहीं होगा। ठीक है, एक डीआईजी रैंक या उससे अबव रैंक का ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो असिस्ट करेगा डीजीपी को ऐसे रेलवे एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब रेलवे एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? तो भैया वहाँ भी एसपी ही होगा, सेम है। ठीक है, सारे ऐसे एरियाज में, ठीक है, ऐसा कोई जो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है सारे फंक्शन एक्सरसाइज करेगा जो किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी के पास होंगे। ये बहुत जनरल सा प्रोविजन है। 4th बात करता है यदि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से एम्पावर किया है किसी पुलिस अधिकारी को, तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट के विद इन या उसके किसी भी पार्ट में किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बराबर पावर रखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सब सेक्शन 5। स्टेट गवर्नमेंट may pass in this behalf such police officer shall in discharge of the function be vested within every part of a state all the power and privileges of a police officer। यानी कि इस एक्ट से जो भी पावर्स या प्रिविलेजेस एंड इवन लाइबिलिटीज जो होती हैं पुलिस ऑफिसर की वही होगी रेलवे पुलिस की भी। ठीक है, वही सारी लाइबिलिटीज और ड्यूटीज होंगी। ये बात करता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 देख लें। द एसपी में विद प्रीवियस परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट एनी पावर्स एंड फंक्शंस कन्फर्ड टू हिम टू एन एएसपी और टीएसपी। यानी कि किसी रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होगा वो अपने पावर एंड फंक्शन डेलीगेट कर सकता है किसको? एएसपी या डीएसपी रैंक के अधिकारी को, लेकिन किससे परमिशन लेकर? स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। ठीक है, अब आ जाते हैं 28 पर। 28 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस की। सारे जो की पुलिस फंक्शनरीज हैं उनका ऑफिस कितना होगा? डीजीपी का तो हम पढ़ ही चुके हैं, आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं डीजीपी का टेन्योर इन जनरल कितना होता है। ठीक है, तो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का टर्म मिनिमम 1 ईयर होगा। ठीक है, सर्किल इंचार्ज जो होता है या एसपी होता है या डीआईजी आईजी होता है उनका टेन्योर कितना होगा? कम से कम 2 साल। ठीक है, कम से कम 2 साल। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? सुपर एनुएशन यानी कि रिटायरमेंट। यदि भाई आप इस टर्म के पहले ही रिटायर हो गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। एक प्रोविजियो यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिटन ऑर्डर में क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र किन कंडीशंस में होगा? भाई हायर पोस्ट पर एलिवेट हो गए, आपका प्रमोशन हो गया, या फिर कुछ आप प्रूव्ड गिल्टी हो, या फिर किसी
कोर्ट ऑफ लॉ ने क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज फ्रेम कर लिया है, या फिर फिजिकल या मेंटल इलनेस की वजह से आप फंक्शन ही नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हो, या फिर कोई वैकेंसी फिल करनी है, या उस अधिकारी ने खुद रिक्वेस्ट की है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये ट्रांसफ़र बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 बात करता है स्टेट पुलिस बोर्ड एंड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमिटी की। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल एज सून एज मे बी स्टैब्लिश अ स्टेट पुलिस बोर्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक भाई स्टेट पुलिस बोर्ड बनेगा। कौन कौन होंगे उस स्टेट बोर्ड में, ये महत्वपूर्ण है, ये सारे मेंबर्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर से डील करने का प्राइमरी टास्क किसके पास होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। तो जो होम मिनिस्टर होंगे स्टेट के, वो इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। और एक मेंबर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन टू विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और यदि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है विधानसभा में कोई भी, तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा इस पर्पस के लिए। देखिए क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस जो होता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, उसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटस आपको तभी प्राप्त होता है यदि आपकी पार्टी ने कम से कम 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑब्टेन की हो। यदि उतनी नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं तो पार्टी जो है उसको ऑपोजिशन पार्टी नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, दैट कुड बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो लार्जेस्ट पार्टी होगी ऑपोजिशन की उसके मेंबर को लीडर को एज अ मेंबर इसमें रखा जाएगा। देन अगला मेंबर होगा चीफ सेक्रेटरी, तो सबसे हाईएस्ट रैंक का ब्यूरोक्रेट होगा चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर जो होंगे वो। देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के, वो भी मेंबर होंगे। DGP भी मेंबर होंगे इसके अलावा 2 नॉन पॉलिटिकल पर्सन ऑफ रेपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, ऐसे 2 नॉन पॉलिटिकल, ध्यान देने वाला टर्म है नॉन पॉलिटिकल, लोगों को मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। इनको आप इंडिपेंडेंट मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर यदि कहीं टर्म आगे यूज़ हो तो समझ जाइएगा ये जो 2 नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है। और ये इनकी रेपुटेशन जो है वो ऐसे फील्ड में जैसे एकेडमीशिया, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया या इस तरह के फील्ड पर इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो ऐसे 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को एक पैनल जो होगी, ठीक है, एक सिलेक्शन पैनल होगी, इसी एक्ट में वो पैनल अपॉइंट होगी, वो पैनल जो होगी वो ऐसे 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंट करेगी। ठीक है, और उसके अलावा एक और मेंबर होगा जिसको आप सेक्रेटरी के नाम से जानते हो, सचिव। ठीक है, सचिव जो होगा वो कौन होगा भाई, कोई भी स्टेट कैडर का IPS, लेकिन उसकी रैंक ADGP से कम नहीं होगी, कम से कम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी होगा जो इसका सेक्रेटरी बनेगा, उससे नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपॉइंट करने वाली पैनल कौन सी होगी। तो ये बात करता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 बताता है उस पैनल में कौन कौन लोग होंगे भैया। पहला तो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, होम मिनिस्टर, और 4th मेंबर होगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और यदि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा उसको यहाँ पर
पैनल में रख लिया जाएगा। इन 4 लोगों की पैनल जो होगी वो ऐसे 2 नॉन पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो वो है सेक्शन 32 में। भाई पहली क्वालिफिकेशन है उसको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा कभी कॉन्विक्ट वगैरह ना हो, कभी डिसमिसल या रिमूवल ना हुआ हो, या कंपलसरी रिटायरमेंट ना किया गया हो करप्शन या मिसकंडक्ट के ग्राउंड पर, ठीक है, कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों में उनका निलंबन या रिमूवल आदि ना हुआ हो, ठीक है, कोई इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑफिस ना होल्ड कर रहे हो जैसे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर या लोकल बॉडीज़ जो हैं म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, उनके कोई पोस्ट बेयरर ना हो, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर हों, ठीक है, ऐसा किसी उससे उनका कनेक्शन ना हो, तभी तो वो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, तभी तो वो नॉन पॉलिटिकल मेंबर होंगे। ऑल राइट। और साउंड माइंड का व्यक्ति, ऑफ कोर्स किसी पागल को इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 33 पर। सेक्शन 33 जो है वो टर्म की बात करता है कि ये इंडिपेंडेंट मेंबर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, 2 साल के लिए, ठीक है। कितने टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, सिंगल टर्म के लिए, ठीक है, मोर देन सिंगल टर्म ये नहीं अपॉइंट होते हैं, मतलब कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और इनको क्या क्या मिलेगा भाई, सारी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, ये तो चलिए बेकार सी बात है। सेक्शन 34 पर आते हैं। सेक्शन 34, द स्टेट गवर्नमेंट मे रिमूव एनी इंडिपेंडेंट मेंबर, कब, फॉलोइंग ग्राउंड्स पर, भाई प्रोवन इनकम्पिटेंस है, प्रोवन मिसबिहेवियर है, या 3 लगातार मीटिंग वो बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के मिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फिजिकल या मेंटल इन्फर्मिटी की वजह से अपने फंक्शन नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, या किसी और अन्य वजह से अपने फंक्शन नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, या फिर जो सिलेक्शन पैनल अपॉइंट करता है ऐसे इंडिपेंडेंट मेंबर्स, उनने रिकमेंड करा कि भाई ऐसे मेंबर को रिमूव कर देना चाहिए, तो इन सारे ग्राउंड पर वो मेंबर हटाए जा सकते हैं, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 है, एन इंडिपेंडेंट member may also be removed from the state police board by state government if he incurs any of the ground of ineligibility specified in this chapter। यानी कि मान लीजिए पागल हो गया है या क्रिमिनल चार्जेस उस पर लग गए हैं, है ना, या फिर भारत की नागरिकता उसने त्याग दी है, किसी दूसरी देश का सिटीजन बन गया, तब भी ऑफ कोर्स वो इनएलिजिबल हो जाएगा, उसको रिमूव किया जा सकेगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन पर। इस सेक्शन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्टेट पुलिस बोर्ड आखिर फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो स्टेट पुलिस बोर्ड का मेजर फंक्शन जो है वो एडवाइजरी होता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, यदि ये बात आप याद रखोगे तो ये पूरा सेक्शन आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। कैसा फंक्शन है भाई, एडवाइजरी फंक्शन है। किसको एडवाइस देता है, स्टेट गवर्नमेंट को, किन चीज़ों पर, पॉलिसीज़ पर, ठीक है, कि एक पुलिस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाए उसको लेकर ये एडवाइजेस देता है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेटेड सजेशंस देता है कि कैसे और ऑपरेशनल हो, कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे और पब्लिक सेटिस्फेक्शन को इंश्योर किया जाए, विक्टिम सेटिस्फेक्शन को कैसे इंश्योर किया जाए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और बेहतर कैसे बने और कितनी अकाउंटेबल बने पुलिस, इन सारी चीज़ों को लेकर एडवाइस देता है। पुलिस और बेहतर काम कैसे कर सकती है, ये सारी बातें इसमें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे सेक्शन 36 पर। सेक्शन 36 जो है एक्सपेंसेस की बात करता है कि स्टेट पुलिस बोर्ड के एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस है स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगा वो सारे एक्सपेंसेस जो भी स्टेट पुलिस बोर्ड पर खर्च होंगे, फाइन। 37 पर आ जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस बोर्ड। स्टेट पुलिस बोर्ड अब हर साल एक
रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और ये रिपोर्ट देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ से एक क्वेश्चन प्रिलिमिनरी का बन सकता है कि स्टेट बोर्ड किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है, ठीक है, जिसमें एवोल्यूशन होगा कि पुलिस फोर्स ने कैसा काम किया है। और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी रिपोर्ट मिलेगी वो क्या करेगा, जल्द से जल्द उसको ले डाउन करेगा स्टेट असेंबली के सामने, सदन के पटल पर रखेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 38 बात करता है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की, ठीक है। तो एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी भी होगी, ठीक है। कौन कौन होंगे इस कमेटी में, तो भैया डीजीपी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे और 2 अन्य सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ आईजी, ठीक है। आईजी से कम रैंक के नहीं होने चाहिए, आईजी या आईजी से अबव रैंक, एडीजीपी हो सकते हैं या बहुत ही सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर जनरल्स जो हैं, ऐसे 2 सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। क्या काम करेंगे ये, तो वो बात है सबसेक्शन 2 में। सिलेक्शन एंड प्रमोशन इन सबऑर्डिनेट रैंक्स से डील करेंगे। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का एक रेंज से दूसरी रेंज में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। डीएसपी या एएसपी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफ़र एक्सेट्रा से रिलेटेड भी सारा काम ये लोग देखेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं एडिशनल एसपी या उससे हायर रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफ़र के लिए। देखो एक महत्वपूर्ण बात ये जान लो, एएसपी और उससे हायर रैंक के अधिकारी कौन होते हैं, आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस क्या है, ऑल इंडिया सर्विस, ऐसी सर्विस जो काम तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ करती है लेकिन इनके अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ऑल इंडिया सर्विस से डील करता है। तो आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं उनका ट्रांसफ़र इतनी इजी प्रोसेस नहीं होता है या इतने आसानी से नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अलग थलग प्रोसीजर है, ठीक है। और गाइडलाइंस वगैरह भी दे सकती है पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है। क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं पुलिस वालों के, उनसे भी ये डील करेगा, ठीक है। सब सेक्शन 3 पर आ जाए। सब सेक्शन 3 जो है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कमिटी के डिसीजंस को अमेंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। ऑल्टर या अमेंड, अमेंडमेंट में क्या क्या हो सकता है भाई, कुछ ऐड ऑन कर देना, कोई चीज़ हटा देना या कोई चीज़ बिल्कुल बदल देना, ठीक है, मॉडिफाई कर देना, वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन उसको रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे तब ही कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि कोई डाउट्स आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँ। जल्द से जल्द हम इसके सेकंड पार्ट को लेकर आपके पास ज़रूर आएंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।